बच्चों, मैं आज आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, द सॉइल के बारे में बताऊंगा। प्राणियों के निवास के लिए विभिन्न माध्यमों में से मृदा भी एक है। यह माध्यम भूपट्टी के अपक्षीण वेदर्ड स्तर से बना होता है, जिसमें जीवधारी और उनके उत्पसद मिश्रित रहते हैं। इसलिए मृदा प्राणियों के वातावरण का एक ऐसा कारक है जो उन स्वयं द्वारा उत्पन्न किया जाता है। एली पार्क ने मृदा की परिभाषा इस प्रकार दी है: भूमि की सतह के उथले ऊपरी सतह का सामान्य नाम मृदा है, जो अधस्थ चट्टानों के अपक्षय द्वारा तथा कार्बनिक पदार्थ एवं सजीव प्राणियों के गहरे साहचर्य द्वारा पौधों और जंतुओं के उपयुक्त आवास बन गया है। मृदा का निर्माण कई कारकों की सम्मिलित क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। ये कारक निम्नलिखित हैं: खंडन अर्थात फ्रेगमेंटेशन। चट्टानी पदार्थ का छोटे छोटे टुकड़ों में यांत्रिक विभाजन खंडन कहलाता है। यह प्रक्रम आंशिक रूप से भूमि में आर्द्रता के हिमीकरण व किम द्रवण जैसे भूवैज्ञानिक कारकों और आंशिक रूप से जैविक प्रक्रमों द्वारा संपन्न होता है। जैविक प्रक्रमों में चट्टानों के विभाजन में पौधों के जड़ों की क्रियाएं शामिल है। दूसरा, रक्षारण कोरोसन। इसमें ऑक्सीकरण, अपजयन, जलयोजन, जल अपघटन, कार्बोनेशन इत्यादि रासायनिक प्रक्रम सम्मिलित हैं। इन प्रक्रमों के साथ साथ वर्षा का जल जब मृदा जल के रूप में भूमि में रिसता है, तो इसके प्रभाव से मृदा के पदार्थ विलीन हो जाते हैं। जड़ों के स्राव, जिनमें मुख्य रूप से कार्बनिक अम्ल शामिल है, भूमिगत जल में मिल जाते हैं। इन स्रावणों के प्रभाव से चट्टानी पदार्थ और अधिक शीघ्रता से विलीन हो जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ का संकलन, एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। पौधों की पतझड़ी अंग तो निरंतर भूमि पर गिरते ही हैं। यही नहीं, मृत्यु के पश्चात पौधों के संपूर्ण शरीर मृदा में मिल जाते हैं। यह सतम्य है कि पौधों की वृद्धि के लिए पदार्थ मृदा से ही प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन पौधों की मृत्यु के फलस्वरूप केवल उन्हीं पदार्थों को मृदा में नहीं लौटाया जाता जो मृदा से ग्रहण किए गए थे। पदार्थों का जितना परिमाण मृदा से लिया गया था, उनसे कई अधिक परिमाण वनस्पति की क्रियाओं द्वारा मृदा में लौटाया जाता है, और लौटाए गए पदार्थ का रासायनिक रूप बहुत भिन्न होता है। पौधे मृदा और वायुमंडल से कार्बनिक पदार्थ ग्रहण करते हैं और उन्हें जटिल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये ही कार्बनिक पदार्थ मृदा में समाविष्ट किए जाते हैं तथा इनमें से कई पदार्थों का अपघटन धीरे धीरे होता है। इसी प्रकार मृदा में या मृदा पर रहने वाले प्राणी भी नियमित रूप से अपना उत्सर्ग मृदा में मिलते रहते हैं।
तथा जब वे मरते हैं तो अपने संपूर्ण शरीरों को मृदा में मिला देते हैं। इसके अतिरिक्त बिलकारी प्राणी मृदा के अधस्थलीय स्तरों से बहिस्थल तक संचालित करते हैं और इस प्रकार बहिस्थल पर डाले गए कार्बनिक अवशेषों को मृदा में मिश्रित का देतक हैं। प्राणियों के उपचात और मरने के पश्चात उनके संपूर्ण शरीर की मृदा के लिए कार्बनिक पदार्थों के केवल मात्र स्रोत हैं। ये कार्बनिक पदार्थों मृदा के आवश्यक घटकों का निर्माण करते हैं, मृदा को रूपांतरित करते हैं तथा जिन अकार्बनिक पदार्थों से उनका निर्माण हुआ था उनकी अपेक्षा अधिक ऊर्जा का मृदा में योगदान देते हैं। घटक, मृदा के घटक। मृदा में क्षेत्र विशेष की जनकीय चट्टान से प्राप्त खनिज जीवधारियों द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थ एवं विभिन्न कारकों द्वारा लाए गए पदार्थ पाए जाते हैं। इन घटकों अपेक्षित अनुपात अत्यंत परिवर्तनशील होता है। मृदा की भौतिक प्रकृति इसके गठन और संरचना पर निर्भर करती है। संगठक कणों की साइज से मृदा का गठन निर्धारित होता है तथा अविक्षुब्ध मृदा में इन कणों के दोनों संपुंजनों और पत्रकों के रूप में समुच्चयन पर मृदा की संरचना निर्भर करती है। यह मृदा में संचालित जल, वायु तथा मृदा में वृद्धिशील मूल रोमों के उपलब्ध सतह के परिमाण को नियंत्रित करती है। मृदा का संगठन मृदा में रहने वाले प्राणियों द्वारा प्रभावित होता है और मृदा में रहने वाले प्राणियों की क्रियाएं मृदा के संगठन द्वारा नियंत्रित रहती है। मृदा में रहने वाले प्राणी कोलोइडी सम्मिश्र में अपने प्रभाव द्वारा मृदा के संगठन को प्रभावित करते हैं। जीवधारियों द्वारा मृदा में मिलाया गया आंशिक रूप से अपगठित पदार्थ ह्यूमस कहलाता है। यह पदार्थ चिकनी मिट्टी के सूक्ष्म कणों से संयोग कर कोलोइडी सम्मिश्र निर्माण करता है। कोलोइड की उपस्थिति मृदा की जलधारी क्षमता और एवं वायु तथा भूमिगत जल के संचरण की दर में सुधार कर देती है। कोलोइडी सम्मिश्र पदार्थों के पोषण के स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। यह पदार्थों को धीरे धीरे मुक्त करता है, जैसे कि विशेष रूप से वांछनीय होता है। मृदा रसायन। मृदा की रासायनिक प्रकृति विविध और परिवर्तनशील होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम, कैल्शियम, कोबाल्ट, बोरोन, आयोडीन, मैंगनीज, बेरियम, कैडमियम, क्रोमियम, स्ट्रोंशियम, वेनेडियम, लोह इत्यादि असंख्य खनिज मृदा में उपस्थित होते हैं। इन खनिजों में अधिकांश इनमें जनकीय चट्टान के विघटन से समाविष्ट होते हैं। जंतुओं और पौधों द्वारा प्राप्त विभिन्न कार्बनिक पदार्थ भी खनिज लवणों में मिश्रित हो जाते हैं। कुछ पदार्थ मृदा में वायु तथा भूमिगत जल से भी प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे जलवायु एवं जैविक कारक मृदा पर कार्य करती है, इसमें अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसलिए मृदा और मृदा जल में रासायनिक संगठन, कार्बनिक अंश, कुछ लवणता, अम्लता की मात्रा, ऑक्सीकरण, अपचयन, विभव एवं अन्य भौतिक रासायनिक लक्षणों की दृष्टि से काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती है। मृदा परिच्छेदिका। मृदा के उदग्र काट में स्तरों का एक अनुक्रम दिखाई देता है। स्तरों को संस्तर कहते हैं। सम्मिलित रूप से ये संस्तर मृदा परिच्छेदिका का निर्माण करते हैं। वास्तविक जनकीय पदार्थ पर जीवधारियों एवं जलवायवीय प्रभाव की क्रियाओं के फलस्वरूप ही मृदा के
पदार्थ की स्तरों के रूप में ऐसी व्यवस्था होती है। संस्तरों की व्यवस्था निम्न चित्र में दिखाई गई है। हॉरिजॉन्स A1, A2, A3, B, C, D। मृदा के प्रकार। विभिन्न मृदा वैज्ञानिक मृदाओं को भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। लॉयन, बुकमैन एंड ब्रैडी 1952 ने मृदा की 3 मुख्य प्रकारों को प्रस्तावित किया है। पहला, बुलई मृदाएं जो सनंद्र होती है और तथा जिनका गठन स्थूल होता है, वे क्वार्टजाइट की व्युत्पन्न होती है। मृण्मय मृदाएं जो शांत और जलधारी मृदाएं होती है तथा जिनका गठन सूक्ष्म कणों का होता है, ये फेल्डस्पार की व्युत्पन्न होती है। दुमटी मृदाएं जो बुलई और मृण्मय मृदाओं की मिश्रण होती है, ये सर्वोत्तम मृदाएं होती है। आयरन ऑक्साइड्स, सिलिकेट्स और क्रोमस की अधिक उपस्थिति के कारण मृदाओं का रंग क्रमशः लाल हो सकता है। ये मृदाएं जिनकी अत्यधिक कार्बनिक और पदार्थ विद्यमान होता है, मक कहलाती है, जैसे अनूप या दलदल की मृदाएं। मृदा स्वस्थाने रह सकती है और इसे अवशिष्ट मृदा कहते हैं। या मृदा का निर्माण एक स्थान में हो सकता है जहाँ से काफ़ी दूर तक जा सकती है। हवा द्वारा वाहित मृदा को लोएस, जल द्वारा वाहित मृदा को जलोढ़ और हिमनदों द्वारा वाहित मृदा को टिल कहते हैं। मृदा पर प्राणियों पर मृदा का प्रभाव। मृदा का गठन व रासायनिक संगठन महत्वपूर्ण कारक हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार के प्राणी इसे आबाद कर सकते हैं तथा इसके द्वारा उनके समष्टियों की कितनी बड़ी साइज का पोषण किया जा सकता है। क्षेत्र विशेष में भूमि की सामान्य आकृति को इसकी स्थलाकृति कहते हैं। जैसे एक क्षेत्र गिर, शिखर, ढाल अथवा मैदान हो सकता है। भूमि की ऐसी सामान्य आकृति संबंधित कारकों को स्थलाकृति कारक कहते हैं। ये कारक उस क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होते हैं, जिस पर क्षेत्र में उपलब्ध प्राणियों का प्रकार निर्भर करता है। मृदा के अन्य लक्षणों जैसे 10 के कणों की साइज, रासायनिक संगठन आदि को मृदीय कारक कहते हैं। ये कारक मृदा की सरेंद्रता, मृदा में परिसंचरित होने वाले जल एवं वायु की परिमाण और प्राणियों को प्रभावित करते हैं। मृदा के गठन का जंतुओं पर प्रभाव। केवल विशेष रूप से अनुकूलित प्राणी ही विभिन्न प्रकार के भूमि तलों पर रह सकते हैं। उदाहरणार्थ, चट्टानी भूभाग पर और कठोर खुले प्रदेशों में तेज दौड़ने वाले प्राणी प्रसणी पाए जाते हैं, जिनमें पादांगलियां की संख्या प्रायः कम हो जाती है, जैसे हिरण, बारहसिंगा और शुतुरमुर्ग। मृदु बालू, कच्छों और हिमाच्छादित क्षेत्रों में रहने वाले प्राणियों का अभिलक्षण फैला हुआ पाँव होता है, जैसा कि ऊंट में पाया जाता है, या फिर इन प्राणियों की पादुंगलियां बड़ा क्षेत्र प्रदान करती है, जैसा कि जंगल पक्षियों या स्नोशू खैरे में होता है। बालू निवासी छिपकलियां एवं कीटों में टांगें या पादुंगलियां पार्श्व शल्कों या रोमों द्वारा चौड़ी हो जाती है। इसी प्रकार केंचुए, छछूंदर, कृंतक जैसे बिलकारी प्राणी भी उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ मृदा की परिस्थितियाँ उपयुक्त हो। मृदा के रासायनिक संगठन का जंतुओं पर प्रभाव। मृदा का रासायनिक संगठन प्राणियों भोजन के माध्यम से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूपों से प्रभावित करता है।
कैल्शियमी खोलों युक्त थल घोंघों उन मृदाओं में विशेष रूप से अधिक पाए जाते हैं जिनमें चूने का अंश अधिक हो, जैसे हैस एली समिट 1951 ने ज्ञात किया कि चूने पत्थर वाले प्रदेशों में हेलिक्स के खोल का भार कुल भार का 35% होता है, जबकि जिन मृदाओं में चूने का अंश कम होता है उन क्षेत्रों में रहने वाले हेलिक्स के खोल का भार कुल भार का केवल 20% होता है। इसी प्रकार चूना पत्थर वाली मृदाओं में स्तनधारियों की अस्थियां भी अपेक्षाकृत अधिक भारी होती है। लवण ध्वल के लवण मृदोद्भिदों में लक्षण का यदि पर्याप्त परिमाण उपलब्ध न हो तो रोमंथी प्राणियों के लिए लवण लेहिकाओं तक जाना आवश्यक होता है, या फिर ये उस प्रदेश में निवास त्याग देते हैं। केंचुए, कई कीट, कई मछलियाँ, सूत्रकृमियाँ, प्रोटोजोआ इत्यादि मृदा में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का उपयोग भोजन के स्रोत के रूप में करते हैं। इसलिए मृदा में कार्बनिक पदार्थ की सांद्रता प्रत्यक्ष रूप से उनके जीवन से संबंधित होती है। धन्यवाद।